तुम सादा मिजाजी से मिटे फिरते हो जिस पर, वो शख्स तो दुनिया में किसी का भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अगले 50 सालों के सपने देश को दिखाए हैं। यानी उनका मकसद साफ है कि बीजेपी को सत्ता पर हर हाल में बनाए रखना है। अब 50 साल तो वो खुद सत्ता में रहेंगे नहीं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अभी उसके लिए जमीन तो तैयार कर ही सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यही काम वो इस वक्त कर भी रहे हैं। लेकिन मोदी राज के 8 साल में देश का जो हाल हो चुका है, जरा सोचिए कि इसी तर्ज पर भारत अगले 50 साल तक चलेगा तो देश का क्या हाल होगा। देश गड्ढे में नहीं बल्कि सीधे पाताल में धंसा मिलेगा। वैसे भी गड्ढे खोदने में बीजेपी की दिलचस्पी काफी नजर आती है। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार में कई विनाशकारी फैसले किए गए। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, रेलवे का निजीकरण, सार्वजनिक संपत्तियों को बेचना, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की वापसी, सीएए, एनआरसी, इस तरह के कई फैसलों से बर्बादी के गड्ढे ही खुदे हैं। जो रोजगार देने वाले क्षेत्र थे उसे मोदी सरकार ने निजी हाथों में सौंप दिया। इसमें उद्योगपतियों का तो मुनाफा हुआ, लेकिन गरीब आदमी के लिए आगे बढ़ने की उम्मीदें खत्म हो गईं। महंगाई पर रोक लगाने की कोई इच्छा मोदी सरकार में नहीं दिखती है, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि खाना बनाने का जो तेल 2014 में 70 रुपए के आसपास बिकता था दोस्तों, वो अब 190 रुपए का या उससे भी ज्यादा मिलने लगा है। दाल, चावल, चीनी, सूखे मेवे, दूध, सब्जियां, फल सभी महंगे हो चुके हैं। लोग तो मजबूरी में 100 रुपए का पेट्रोल और डीजल भी खरीद ही रहे हैं और महंगे गैस सिलेंडर पर खाना भी पका रहे हैं। हालांकि अब फिर से विधानसभा चुनाव सामने हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में थोड़ी कटौती मोदी सरकार ने कर दी है। दरअसल मोदी जी के राज में क्रोनी कैपिटलिस्ट पनप रहा है। वैचारिक और सामाजिक तौर पर खोखलापन बढ़ता जा रहा है। देश नफरत की राजनीति में भस्म हो रहा है। जनता का बुरा हाल है और चारों ओर नजर दौड़ाइए तो बीजेपी का एक भी नेता इन मुद्दों पर फिक्र करता नजर नहीं आएगा। चर्चा होगी तो केवल इस बात की होगी कि मस्जिद के नीचे शिवलिंग या मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं या नहीं, कौन सी मस्जिद किस मंदिर की जमीन पर बन गई है, कौन से शहर का नाम किसी मुस्लिम शासक के नाम पर है और उसे किस तरह हिंदू शहर साबित किया जा सकता है। दिन रात इस वक्त देश में यही मुद्दे चल रहे हैं। पहले हिजाब, हलाल और अजान पर बहसें चली, फिर हनुमान चालीसा को पढ़ा जाने लगा, इसमें समाज बढ़ता नजर नहीं आया, तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी को रोज पूजा का विवाद खड़ा कर दिया गया, और अब इसके बाद कब इसमें शिवलिंग मिलने की बात जुड़ गई है, इसका पता भी देश को तभी चला जब अभी पिछले दिनों मीडिया के जरिए छन छन के बहुत सारी खबरें आने लगी। इस बीच ताजमहल को तेजो महालय बनाने की कोशिश हुई और कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ। अभी ताजा मामला मथुरा में ईदगाह की जमीन का आ गया है। अब एक बात बताइए कि इनमें से कौन से मुद्दे से देश को महंगाई से निजात मिल सकती है, या देश में रोजगार पैदा हो सकते हैं, या करोड़ों लोग जो लॉकडाउन के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले गए उनकी जेबों में पैसा आ सकता है। अगर मोदी जी इस बात को भी मुमकिन करने का चमत्कार दिखा सकते हैं तो शौक से मंदिर मस्जिद की सियासत करते रहें, लेकिन अगर वो देश में भव्य मंदिरों को बनाने और बहुत सारा पूजा पाठ व्रत करने के बाद भी आम जनता को सम्मान के साथ भोजन की गारंटी, पढ़ने की सुविधा, सस्ता इलाज और बाकी राहत नहीं दे सकते हैं, तब क्या उन्हें अगले 50 साल की बात करने का हक है? जब अपने 2 कार्यकाल में वो देश को खुशहाली में ऊपर ले जाने की जगह नीचे घसीट लाए हैं, तो फिर किस तरह वो आने वाले वर्षों तक शासन करने के सपने देख सकते हैं? क्यों मोदी जी लोगों की परेशानियों को नहीं समझते हैं और जो सवाल लोग उनसे करते हैं, पूछते हैं, उनके जवाब वो नहीं देते हैं? तो दोस्तों, आइए आज आईने की नजर से इसी बात की पड़ताल करेंगे कि किस तरह पीएम नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। कैसे देश के सामने मौजूद भयंकर चुनौतियों की जगह मंदिर मस्जिद की सियासत को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस तरह लोकतंत्र और गांधी का नाम लेकर मोदी जी अपने कांग्रेस विरोधी एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी के ताजा बयान से। राजस्थान में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंशवाद की राजनीति ने देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। लोकतंत्र बचाने के लिए परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ संघर्ष करना होगा।
यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में लोकतंत्र को तभी बचाया जा सकता है जब परिवारवाद को खत्म किया जाए। इसके अलावा चाहे संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठें या देश में असहमति की आवाज को दबाया जाए या सरकार मनमाने फैसले ले, मोदी जी को इनमें किसी से भी लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नजर नहीं आता। उन्हें खतरा केवल परिवारवाद से दिखता है, और वो भी गांधी परिवार से, क्योंकि बीजेपी में ही कितने मंत्री, सांसद, विधायक और नेता हैं जिनके परिवार पहले से बीजेपी में सक्रिय हैं, लेकिन उनके लिए मोदी जी कभी कुछ नहीं कहते। उन्हें शायद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के राजनीति में सक्रिय होने से तकलीफ है। वैसे भी मोदी जी की राजनीति का एक बड़ा आधार नेहरू गांधी परिवार का विरोध है। संघ की विचारधारा से राजनीति की सीख लेने वाले मोदी जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक कट्टरता की जो राजनीति बीजेपी करती आई है, उसका विरोध नेहरू जी की नीतियों पर चलने वाले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जमकर करते हैं। संघ के लोग पहले भी नेहरू जी के नाम से खौफ खाते थे, और अब मोदी जी बात बात पर नेहरू जी को गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि नेहरू जी की आदर्शवादी राजनीति और बौद्धिक स्तर का मुकाबला करना आसान नहीं है, न ही उनके त्याग और देश प्रेम पर कोई सवाल उठा सकता है। गांधी परिवार के भी 2 लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। उनकी शहादत की इज्जत करना चाहिए, मगर मोदी जी उन पर उंगली उठाने से नहीं झिझकते, क्योंकि इससे उनके लिए धर्म और जाति की राजनीति करना आसान हो जाता है। तो मोदी जी खुद को गांधी का सच्चा अनुयायी साबित करने में भी लगे रहते हैं। भले उनके मुंह से कभी गोडसे या गोडसे के भक्तों के लिए कोई बुराई नहीं निकलेगी, लेकिन गांधी जी पर अपना हक साबित करने में मोदी जी आगे रहते हैं। भाजपा की बैठक में भी उन्होंने कहा कि अब तक देश में महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया गया और काम उनके विजन से उल्टे किए गए। अब पता नहीं कि मोदी जी गांधी जी के विजन को किस तरह समझते हैं, क्योंकि गांधी जी तो अंतिम कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना चाहते थे। गांधी जी ने, आपको याद कीजिए, कि कहा था कि असमानता की ऐसी हालत में राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है जिसमें केवल कुछ लोग अमीर हो रहे हैं और जनता के पास खाने तक के भोजन नहीं है। अब इस विजन के हिसाब से मोदी सरकार के काम की तुलना करें तो सरकार तो एकदम फेल नजर आएगी, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी का सबसे अधिक बोझ अंतिम कतार के लोगों पर ही पड़ा है। सरकार की नीतियों के कारण ठीक ठाक आर्थिक दशा वाले लोग भी अब गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, जबकि देश के 1 से 2% लोग और अमीर हो गए हैं। देश में बढ़ती आर्थिक असमानता पर अब सरकार की ही एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि किस तरह लोगों की आमदनी घटी है और अमीरी गरीबी के बीच की खाई बढ़ गई है। कुछ समय पहले विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 सामने आई थी, जिसमें भारत में असमानता की दर को बेहद चिंताजनक बताया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि देश के शीर्ष 1% लोगों के पास 22% आय है और संपन्न 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% है। तो वहीं दूसरी ओर 50% यानी कुल आबादी के आधे लोगों के पास 13% आमदनी है। तब सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक विशेषताओं और श्रम बाजार के क्षेत्रों की असमानताएं आबादी को अधिक प्रभावित कर बहुआयामी गरीबी की ओर लोगों को धकेलने को मजबूर करती हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूनतम आय बढ़ाना और सार्वभौमिक बुनियादी आय शुरू करना कुछ ऐसे कदम हैं जो आय के अंतर को कम कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 तक देश की कुल आय में शीर्ष 1% आबादी का हिस्सा 6.14% से बढ़कर 6.82% हो गया है, जबकि शीर्ष 10% की आय हिस्सेदारी 2017-18 में 35.18% से घटकर 2019-20 में 32.52% रह गई है। यानी ऊपर के 1% लोग और अमीर हुए हैं, जबकि उनके बाद के 10% लोगों की आय घट गई है। इसके नीचे के लोगों के बारे में तो क्या कहा जाए, सरकार ने उन्हें 5 किलो राशन का मोहताज बना दिया है। वैसे ये रिपोर्ट सरकार को सुझाव भी देती है कि परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत की जाए जिससे उनकी आमदनी बढ़े। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार भी ये बात जानती है कि घटती आमदनी से लोगों की चुनौतियां कितनी बढ़ रही हैं।
रिपोर्ट में सामाजिक क्षेत्र के लिए और धन आवंटित करने की सिफारिश भी की गई है ताकि असमानता को दूर किया जा सके। रिपोर्ट में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर दिखाया गया है कि एक महीने में 25,000 कमाने वाला व्यक्ति भारत में ऊपर के 10% लोगों में आता है। ये भी कहा गया है कि जितने लोग नियमित रूप से काम करते हैं उनकी महीने की औसत कमाई शहरों में 19,194 रुपए है और गाँव में 13,912 रुपए है। जो लोग अपना रोजगार करते हैं उनकी महीने की कमाई 10,538 रुपए थी। अब ये आंकड़े लॉकडाउन के पहले वाले वक्त के हैं, यानी 2019 के हैं। अगर आज इसी आधार पर सर्वे हो तो समझ में आएगा कि आर्थिक असमानता के हालात हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। तो मोदी जी चाहें तो इस बात को भी अपनी उपलब्धि की तरह पेश कर सकते हैं कि हमारे देश में केवल 25,000 कमाने वाला भी 10% की क्रीमी लेयर में आ जाता है, मगर अंधाधुंध बढ़ती हुई महंगाई में केवल 25,000 महीने से एक आम आदमी का गुजारा कैसे होता होगा, किस तरह बच्चों की पढ़ाई का खर्च और घर वालों के इलाज का खर्च आम आदमी उठा पाता होगा, यह बड़ा सवाल है। वैसे इन सवालों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार मानती ही नहीं है कि महंगाई कोई मुद्दा है, बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो यह कह दिया है कि महंगाई की मार उच्च आय वर्ग पर ज्यादा पड़ रही है और निम्न आय वर्ग पर कम पड़ रही है। इससे पहले भी आप याद कीजिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार ये कह चुकी हैं कि उनके घर में प्याज नहीं खाई जाती है, जबकि इस वक्त देश में लोग प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान थे। लेकिन सरकार की तरफ से आते ऐसे लचर बयानों से समझा जा सकता है दोस्तों कि इस सरकार को अर्थव्यवस्था की ओर, आम आदमी की तकलीफ की कितनी समझ है, या समझ हो या ना भी हो तो भी जो चीज उनकी सत्ता के आड़े आती है वो उसे हटा देते हैं। महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी घिर सकती है, इसीलिए बेहतर है कि महंगाई है ये बात सरकार माने भी नहीं। उसकी इस बात का प्रचार करने के लिए मीडिया तो तैयार बैठा ही है, इसीलिए टीवी में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की बढ़ती कीमत, शिक्षा की गिरती हालत या प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। केवल शिवलिंग, फव्वारा, ईदगाह, इन तमाम मसलों पर चर्चा होती है, शोर मचाया जा रहा है। राहुल गांधी ने ठीक ही फरमाया है कि बीजेपी ने देश में हर तरफ केरोसिन छिड़क दिया है, बस एक चिंगारी से हम सब एक बड़ी समस्या के बीच होंगे। हाल ही में लंदन में आयोजित कॉन्फ्रेंस आइडिया फॉर इंडिया में राहुल गांधी ने संविधान, अर्थव्यवस्था, कांग्रेस के चिंतन शिविर, चीन, अमेरिका जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और इस दौरान पूरे तथ्यों के साथ मोदी सरकार की घेराबंदी की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से राज्यों की शक्तियों को कम करने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिन्हें ये लगता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि हम एक पार्टी से नहीं लड़ रहे, बल्कि हम संस्थानों के पूरे स्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं, जिस पर एक संगठन बीजेपी की विचारधारा का कब्जा हो चुका है। तो हमारे पास बस एक ही विकल्प है कि हम जनता के पास जाएं, और ये सिर्फ कांग्रेस पर लागू नहीं होती बल्कि सभी विपक्षी पार्टियों पर लागू होती है। राहुल गांधी से पूछा गया कि बेरोजगारी रिकॉर्ड पर और थोक महंगाई 15% पर जा पहुंची है, लेकिन फिर भी बीजेपी चुनाव जीत रही है और कांग्रेस हार रही है, ऐसा क्यों? इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, देश में बढ़ते ध्रुवीकरण और मीडिया पर बीजेपी के पूरी तरह काबू होने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर आप 4-5 घंटे तक भारतीय न्यूज चैनल देख रहे हैं तो भी आपको एक भी बार मोदी जी के अलावा कोई और नहीं दिखेगा। देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और मंदिर मस्जिद की बढ़ती राजनीति पर चिंता जाहिर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत की स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, एक चिंगारी, और हम सब एक बड़े संकट में पहुंच जाएंगे। ये जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है, वो लोगों को एक साथ लेकर आए और लोगों का गुस्सा और जो लोगों के बीच है उसे संयमित किया जाए। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर खुलकर मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी है। राहुल गांधी ने बता दिया है दोस्तों कि चीन किस चालाकी से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के जरिए भारत में घुसपैठ कर रहा है, उसके साथ नरमी बरतने के क्या नुकसान हो सकते हैं, बढ़ती नफरत कैसे देश के लिए घातक साबित हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं के कमजोर होने से लोकतंत्र को किस तरह नुकसान पहुंच रहा है। मगर मोदी समर्थक अब राहुल गांधी को ही निशाने पर ले रहे हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर खूब भला बुरा कहा गया है। राहुल गांधी की तुलना जयचंद से की गई, जो देश का गद्दार था, ऐसा माना जाता है। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर किस तरह मोदी सरकार की कमियां गिनाई, अंधभक्तों को इस बात से तकलीफ है, लेकिन जब मोदी जी विदेशों में जाकर पिछली सरकारों को कोसते रहते हैं तब भक्तों की जुबान पर ताला लग जाता है।
उनकी देशभक्ति तब सोने चले जाती है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सच कहा है कि देश में केरोसिन फैल गया है और एक चिंगारी के लगते ही बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस तरह लोग कानून हाथ में लेने लगे हैं वो बात काफी डरावनी है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। 2015 में नोएडा के बिसाहड़ा गांव में अखलाक नाम के व्यक्ति की हत्या भीड़ ने पीट कर दी थी, क्योंकि उसके घर में गोमांस रखे होने का शक लोगों को था। उस घटना पर देश का बड़ा तबका हैरान और दुखी था कि कोई इस तरह किसी को कैसे मार सकता है, लेकिन ये एक लंबे सिलसिले की झलक थी। इसके बाद देश में गौहत्या और गौ तस्करी के शक में कई और लोगों के साथ मारपीट या हत्या की घटनाएं हुई। मॉब लिंचिंग की हर एक घटना देश में बढ़ती नफरत का सबूत थी। नफरत का ये सिलसिला दो अलग धर्म के लोगों की दोस्ती, प्यार और शादी में भी चला। सरकारों ने गौ रक्षा के साथ साथ लव जिहाद रोकने के लिए भी कानून बना दिए। कई बार हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोगों का स्वागत सत्कार करते बीजेपी के नेता नजर आए। ये नफरत व्यापार तक भी जा पहुंची और अल्पसंख्यकों को चूड़ी बेचने, बिरयानी बेचने, फल सब्जी के ठेले लगाने या मंदिरों के पास पूजा की सामग्री बेचने से भी रोका जाने लगा। मुस्लिमों के साथ साथ दलितों और आदिवासियों को भी नफरत का शिकार बनाया गया और अब मध्य प्रदेश से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कथित रूप से मानसिक तौर पर अस्वस्थ बुजुर्ग भंवर लाल जैन को पीटने का दृश्य दिखाया जा रहा है। भंवर लाल जैन अपने परिवार से बिछड़ गए थे। 16 मई को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 19 मई को एक शव बरामद हुआ जो भंवर लाल का ही बताया जा रहा है। उनके परिजनों का आरोप है कि भंवर लाल की मौत पीटने की वजह से हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि लाल रंग की शर्ट पहना हुआ व्यक्ति भंवर लाल को थप्पड़ मारते हुए नाम पूछ रहा है और बार बार आधार कार्ड मांगता हुआ दिखाई और सुनाई दे रहा है। उसकी बातों से लग रहा है कि उसे शक था कि जिसे वो पीट रहा है वो किसी अन्य धर्म का है। पीटने वाले शख्स की पहचान हो चुकी है और पुलिस के मुताबिक वो भाजपा का एक पूर्व पार्षद का पति है। तो नफरत के जिस केरोसिन के बारे में राहुल गांधी ने आगाह किया है उसके नुकसान का एक ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश की इस घटना से समझा जा सकता है। जब चिंगारी भड़क जाएगी तो कहां कहां फैलेगी और किस किस को अपना शिकार बनाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, और किस रूप में वो आएगी इसका भी तय नहीं है, इसे भी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए बेहतर है कि अभी से नफरत खत्म करने की कोशिश हो। मगर बीजेपी मंदिर मस्जिद विवाद में देश को उलझाने में लगी हुई है। बीजेपी जानती है कि असल मुद्दों का राजनीतिकरण होगा तो लोग उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। इसीलिए बेहतर है कि लोगों को धार्मिक ध्रुवीकरण में यानी पोलराइजेशन में उलझाए रखो और खुद मजे से अगले कई सालों तक राज करते रहो। अब ये लोगों को समझना होगा कि उन्हें खोदने की राजनीति में अपने पैर धंसाने हैं या फिर अपने हक के लिए आवाज उठाना है ताकि भारत का भविष्य बच सके। खैर, शायर खुर्शीद तलब ने ठीक ही फरमाया है कि हमें हर वक्त ये एहसास दामनगीर रहता है, हमें हर वक्त ये एहसास दामनगीर रहता है, पड़े हैं ढेर सारे काम और मोहलत जरा सी है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।